पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इनकम टैक्स पेयर्स की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि राहत पे मिली है, लेकिन कई सारे सवाल हैं। सवाल यह है कि पैसा बच रहा है तो कहाँ बच रहा है, पैसा बचाना है तो कहाँ बचा है, कहीं ऐसा भी है कि पैसा ज़्यादा लग रहा है। तो बजट में जो भी ऐलान किए गए उसके नियमों की बारीकियां धीरे धीरे होकर के सामने निकल कर आ रही हैं। जैसे टीडीएस के नियम की बारीकियों को देखें तो बहुत सारा फायदा आपको मिलता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से अगर आप 2 घर में रहते हैं तो उसका बहुत सारा फायदा मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो ऐसी तमाम उलझनें हैं और ऐसी तमाम उलझनों को दूर करेंगे आपके इस पसंदीदा शो टैक्स गुरु में, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे इस कोशिश में आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और हम और कोहली साहब मिलकर आपको कई सारी बातें बताएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप खुद अपने घर में रह रहे हैं, एक नहीं 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो क्या कहता है टैक्स का नया नियम? टीडीएस में हुए बदलाव से आपको कितनी होगी बचत? और साथ में भी बताएंगे कि एचयूएफ से जुड़े टैक्स के नियमों की क्या है बारीकियां जिसको आपको खास ख्याल रखना है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक घर में तो रहते हैं लेकिन एक और घर खरीद लेते हैं कि चलो भविष्य में हमें काम आ जाएगा, या फिर ऐसा होता है कि एक घर में रह रहे हैं और ऑफिस की वजह से यहाँ से अब दूरी ज़्यादा पड़ रही है तो उसको छोड़ दिया, कोई दूसरा घर ले लिया कहीं और ऑफिस के नज़दीक जा करके, पहला घर वैसे खाली पड़ा हुआ है। तो होता क्या था ऐसे में कि पहले जो नियम थे उसके मुताबिक जो घर खाली भी पड़ा है, नहीं भी आमदनी हो रही, तो उस पर भी आपको एक टैक्स देना पड़ता था। सरकार मान लेती थी कि वहाँ से कुछ न कुछ आमदनी होगी। अब बजट में इसमें एक बड़ी राहत दी गई है। अब राहत क्या है, मैं तो टैक्स एक्सपर्ट हूँ नहीं, बताएंगे कोहली जी, क्या है इसमें राहत, क्या दी गई है? बिल्कुल, आपने लक्ष्मण जैसा कि कहा कि अब एम्प्लॉयमेंट की वजह से, बिजनेस की वजह से, प्रोफेशन की वजह से अगर आप उस दूसरे घर से दूर रह रहे हैं, तब तो वो 2 घरों पे माफ़ी थी। अब माफ़ी क्या थी, लोग सोचते हैं भाई किराए पे तो चढ़ाया नहीं है, तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू, रेंटल वैल्यू है, उसको अज्यूम करके उस पर टैक्स लग जाया करता था। अच्छा, मतलब रेंट नहीं भी आ रहा तब भी टैक्स लग जाएगा? तो उसकी मान लेते थे कि इतना रेंट यहाँ पर होगा। पर माफी कहाँ थी, अगर आप दूर इन कारणों से रह रहे हैं, बिजनेस की वजह से, प्रोफेशन की, तो अब अक्सर होता ही है मेरा साथ में ही दूसरा घर है, या मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे फैमिली मेंबर्स कुछ दूसरे घर में, फैमिली बड़ी होती है कई, तो उस दूसरा घर अगर एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस की वजह से नहीं आप रह पा रहे हैं तो उस पर टैक्स लग जाता था। इस चीज को हटा दिया गया है, यानी कि अब आपके 2 घर बिल्कुल, चाहे अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे किसी दूसरे शहर में हो, चाहे दूसरे मोहल्ले में हो, चाहे 5 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर दूर हो, अब आप 2 घरों को अपने पास अपने इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा, एक घर में रह सकते हैं, एक घर को आप खाली भी रख सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है मेरा इससे, कि मान लिया जाए एक घर खुद मेरे नाम पर है जी, और एक घर मेरे और मेरी पत्नी के नाम पे है, तो वहां पे क्या सिनेरियो बनता है? तो जो दूसरा घर आपके और आपकी पत्नी के नाम का है, उसमें आपको पता होगा, हम अक्सर इस पर डिस्कस करते रहते हैं कि 50-50 ओनरशिप मानी जाती है। तो उस घर का आधा हिस्सा आपका वो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेकंड घर माना जाएगा। अच्छा। पर इसमें शर्त है, आपको याद होगा, हम इसमें अक्सर चर्चा करते हैं कि आपकी श्रीमती जी ने उसमें अपने कमाए हुए पैसे से कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो, तब तो ये आधा उनका माना जाएगा। और मान लीजिए सारा पैसा आपने ही लगाया है, रजिस्ट्री में नाम उनका रजिस्ट्री में नाम है, तो वो पूरा का पूरा घर आपका माना जाएगा। दोनों प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं बनेगा अगर खाली पड़ा हुआ है तो। तो ये एक बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि दूसरे घर पे एक फेयर मार्केट वैल्यू और अच्छी खासी आ जाती थी लक्ष्मण। वो जो लोग इसको भोगी हैं इसके, वो मेरे ख्याल समझ पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये एक बड़ी राहत है कि अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है और एक में आप रह रहे हैं, एक में नहीं भी रह रहे हैं, तो पहले ये मान लिया जाता है कि भाई उससे आमदनी हो रही है, उस पर टैक्स देना पड़ता, तो वो अब आपको नहीं देना पड़ेगा। आस पड़ोस में भी 2 प्रॉपर्टी है आपकी, तो आपको कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनेगी। तो ये अगले कारोबारी साल से लागू माना जाएगा। तो ये इस बार के बजट में ये बदलाव किया गया है। तो जिनके पास 2 प्रॉपर्टी है उनके लिए बड़ी खुशखबरी, और जो दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो भी सोच लीजिए कि टैक्स के मोर्चे पर आपको कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन हुआ तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं नोएडा, जहाँ से अजय कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि CNBC एज ए चैनल, लक्ष्मण जी एज ए एंकर और शरद जी एज ए एक्सपर्ट मेरे को बहुत पसंद है, और मैं बहुत धन्यवाद। छोड़ता नहीं है। और
और मेरा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन में अभी क्या टैक्सेशन है? पर्टिकुलरली एक्चुअली 3 डेट्स आ रही हैं इसमें कि अगर आपने 1 अप्रैल 23 के पहले खरीदा है तो क्या होगा, अगर 1 अप्रैल 23 के बाद खरीदा है तो क्या होगा, 23 जुलाई जब बजट आया था उसके बाद अगर आपने खरीदा है तो क्या होगा, और चौथा है कि 25 के बाद ही आपको क्या 12.5% लॉन्ग टर्म मिलेगा, उसके पहले बेचने नहीं मिलेगा क्या? ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन है। ये बिल्कुल अजय जी का बहुत बजट की वजह से जायज़ कंफ्यूजन है, वाकई इसमें कंफ्यूजन हो गया है। क्योंकि हुआ क्या था लक्ष्मण के, जब डेट फंड आए थे, डेट फंड पे जो बदलाव आए थे, तो डेट फंड के ऊपर बहुत सारे टैक्स रिलीफ्स को हटा लिया गया था। तो पहले तो इसमें एक ये भी कंफ्यूजन है कि जो खासकर गोल्ड म्यूचुअल फंड है वो डेट फंड में आता है या अभी वो इक्विटी में जाता है या वो किसी और एसेट क्लास में जाता है, यहाँ से भी ये स्टेम होकर आ रहा है। बिल्कुल अजय जी, आपका कंफ्यूजन एकदम जायज़ है, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर करने की। देखिए, अगर हम ETF की बात करें, गोल्ड ETF की, तो उसके नियम ये कहते हैं कि अगर 12 महीने आपने उसको रखा हुआ है तो 12 महीने से नीचे रखा है तो आपके स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। 12 महीने से ऊपर रखा है तो आप उसमें लॉन्ग टर्म का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि 12.5% का उठा सकते हैं। अगर ये पहली अप्रैल 2023, ये मैं आपको जो जुलाई में अमेंडमेंट्स आई, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव थी, तो मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। अब आगे जो नियम है ETF पे तो अभी यही है, परंतु मैं म्यूचुअल फंड पे अगर जाऊँ, वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन खड़ा हो गया है। कन्फ्यूजन ये खड़ा हो गया है कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये कह रहा है कि 24 महीने से कम अगर आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड रखा है, ध्यान दीजिएगा, 24 महीने से कम रखा है तो वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा, और अगर आपने 24 महीने से ज़्यादा रखा हुआ है तो फिर उस पर जो है आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट हो सकते हैं। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। और क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड की लक्ष्मण कैटेगराइजेशन जो है वो कुछ लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। वो कैसे? वो मतलब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो मैं अजय जी को बताने जा रहा था, वो ये कहता है कि इसको आप डेट फंड कैटेगरी में डालिए, और डेट फंड पे आपको पता है अजय जी, अब तो सारे के सारे जो टैक्स रिलीफ्स हैं वो हटा लिए गए। बहुत हल्ला मचा था डेट फंड्स, AMCs जो थी कि भाई हमारे पास से सारे रिलीफ हटा लिए, तो वो इसको अगर डेट फंड में अगर हम डालते हैं तो फिर ये कोई भी बेनिफिट इसके ऊपर नहीं है, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, पूरी तरह से वो टैक्सेबल हो जाता है। तो आपका पूछना, आपका कंफ्यूजन अजय जी बिल्कुल जायज़ है। म्यूचुअल फंड पे वाकई ही ये क्लैरिफिकेशन की हम भी वेट कर रहे हैं कि क्या ये डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी में जाएगा या ये वो 24 महीने वाला जो प्रावधान है, 24 महीने से नीचे स्लैब में, 24 महीने से ऊपर आपका लॉन्ग टर्म में जाएगा, इसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। कंफ्यूजन है, कुछ समय में मुझे लग रहा है क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं अजय जी से लक्ष्मण ये दरख्वास्त करूंगा कि इस सवाल को वो कुछ समय बाद, मार्च के बाद दोबारा लेकर आएं। तब तक मुझे उम्मीद है इस पे एक नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, ये जो कंफ्यूजन चल। अरे ऐसा करते हैं ना, अजय जी ने मुद्दा उठाया, बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। तो अजय जी जैसे कई सारे दर्शकों को जिनको एक कंफ्यूजन ना होगा, तो ऐसा करता हूँ अजय जी, अभी तो जितना समझाया शरद कोहली साहब ने उतना तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये जो अभी क्लैरिफिकेशन का इंतजार है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लैरिफिकेशन लाऊं और अपने दर्शकों को बताऊं, जिससे ना सिर्फ अजय जी बल्कि बाकी दर्शकों को इससे फायदा हो सके। अजय जी, और इस क्लैरिफिकेशन का ताज अजय जी के सिर पे, अजय क्लैरिफिकेशन का ताज अजय जी के सिर पे जाएगा। अजय जी सर, एक छोटी सी चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो 1 अप्रैल 2025 की बात कर रहे हैं कि अगर उसके बाद बेचेंगे तभी आपको ETF में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% का मिलेगा, ये क्या सही है, या उसके पहले बेचेंगे तो नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए 1 अप्रैल 2025 के बाद तो अजय जी, बल्कि मुझे ये उम्मीद लग रही है कि ये इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे पहले बेचेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूं, तो मैं आपको सलाह दूंगा, दोनों ही गोल्ड ETF पे और म्यूचुअल फंड पे वाकई में अभी कंफ्यूजन है। बहुत सारे क्वार्टर्स पे आप गूगल भी करेंगे और आप एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी रेफर करेंगे। मेरा ये मानना है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड को डेट फंड की कैटेगरी में डालना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड कोई अलग से ऐसे वो नहीं है, आप डेट फंड की तरह से जाता है, उसके रिटर्न भी फिक्स्ड होते हैं। पर ETF से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि वो इक्विटी कैटेगरी में या इक्विटी की ट्रेसेस उसमें दिखाई दे सकती हैं। कुछ समय इंतजार करिए, मार्च के बाद हम इस पे दोबारा एक क्लैरिफिकेशन लेकर जरूर आएंगे। और लक्ष्मण जी तो आपको पता है कि वहां पर उनकी बात भी पहुंचती है और वहां से जवाब भी आता है। बिल्कुल, वहां से जवाब लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा जरूर अजय जी, आप बिल्कुल फॉलो करिएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने छेड़ा है यहाँ पे। चलिए, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लिखिएगा हमें tax@moneycontrol.com पे। अब एक अगला सवाल लेते हैं पंकज जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पंकज जी नमस्कार। सर नमस्कार।
बताएं सर, क्या उलझन है आपकी? पंकज करनाल नाम है आपका। सर हाँ जी सर, 87A की सर रिबेट बिजनेस क्लास में कैसे मिलती है सर 15 लाख की इनकम पर? 87A की रिबेट बिजनेस क्लास को कैसे मिलती है? देखिए 87A की रिबेट इनकम के ऊपर है, भले ही वो इनकम किसी भी सोर्स से हो। तो अगर आपकी पंकज 12 लाख रुपए तक की इनकम है, ध्यान दीजिएगा 12 लाख में एक मार्जिनल रिलीफ भी जुड़ता है जो कि करीब 70,000 के आसपास आता है। तो मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर आपकी 12,70,000 तक की है, पर आसान भाषा में समझाने के लिए 12 लाख तक की है, तब 87A का रिबेट मिलेगा। अगर आप ये 12 लाख या 12,70,000 मार्जिनल रिलीफ मिला के क्रॉस करते हैं तो फिर ये रिबेट नहीं मिलता है। जब बजट आया था लक्ष्मण, आपको याद होगा, आपके पास भी दर्जनों के हिसाब से सवाल आए कि भाई एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि 12 लाख तक रिबेट मिलता है, दूसरी तरफ ये स्लैब्स कैसे हैं 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख। तो इसकी मिस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 12 लाख से जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर आप 87A रिबेट के एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो पंकज, आप अपनी जो बिजनेस की इनकम है उसमें जो प्रॉफिट आता है वो देखिएगा। अगर वो प्रॉफिट 12 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख या 12,70,000 मार्जिनल रिलीफ मिलाकर अगर वो क्रॉस होता है तब आपके ऊपर वो स्लैब रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। पंकज जी, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। और अब चलते हैं कोलकाता, जहां से अशोक अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं, कोहली साहब आपके सवालों का जवाब देने के तैयार हैं, सवाल पूछिए आप। ना, मेरा एक सवाल ये था, अभी जैसे नेशनल सेविंग स्कीम में मेरा रुपया लगा हुआ है 8990 से, तो वो रुपया जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि साहब ये अगर आप अगस्त के बाद निकालते हैं तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं होगा, कोई भी टोटल रुपया जो आप निकालोगे उसमें वो टैक्सेबल नहीं होगा जी। तो जैसे मैंने जनवरी में ये रुपया पूरा निकाल लिया है, तो 17 लाख रुपया उसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करके था, वो पूरा रुपया हमने विड्रॉ कर लिया जी। तो ये मेरे इस साल के इनकम में ये ऐड नहीं होगा ना? नहीं अशोक जी, क्योंकि आपने जनवरी में निकाल लिया है तो अभी तो ये टैक्सेबल है। अभी तो हम ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में चल रहे हैं। तो आपको पता होगा NSS बहुत पुरानी स्कीम है लक्ष्मण, आपको पता होगा बहुत एक ज़माने में चलती थी। और अब आपने निकाला है अशोक जी, तो अनफॉर्चुनेटली वो तो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर TDS भी उन्होंने काट लिया होगा। और आप अभी इस जनवरी में निकाला है, किस जनवरी में निकाला है आपने? नहीं, जनवरी 25 में निकाला हमने। अच्छा, फिर जनवरी 25 में निकाला है, फिर तो आप उसमें से बच जाएंगे, फिर टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अगस्त के बाद जो भी ड्राइंग्स हैं उसके ऊपर एग्जेम्पशन दे दी। क्षमा करिए, मैं सोचा था आपने पिछले जनवरी में निकाला है, इस जनवरी में निकाला है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप जो टैक्स अगर कट भी गया है तो आप उसको रिफंड ले सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आपका कंफ्यूजन दूर यहाँ पे हो गया। अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ऐड नहीं होगा जी। हेलो, ये इनकम ऐड नहीं होगा तो? जी नहीं। इनकम ऐड नहीं होगा, साफ कर दिया इन्होंने। मैं एक सवाल और कर सकता हूँ? बिल्कुल करिए, आप ही के लिए है शो। नहीं सर, मेरा एक सवाल और था, जैसे मेरा लड़का NRI है तो उसके जो टैक्सेबल इनकम उसकी 2.5 लाख, जो पुराने रिजीम में 2.5 लाख थी, उसमें नहीं आती है, तो उसमें क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स मेरे को अलग देना पड़ेगा कि ये उसमें 2.5 लाख में ऐड हो जाएगा? जी हाँ, देखिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसमें वो कवर हो जाता है। तो अगर वो बेसिक उनका 2.5 लाख रुपए तक का है तो कवर हो जाएगा उसमें। ये नहीं कवर होता है कहाँ पर? मुझे लग रहा है अशोक जी का कंफ्यूजन निकल के आया है, क्योंकि जो लोग कह रहे थे कि जो 87A का रिबेट है वो कुछ इनकम्स पे नहीं मिलता है, कैपिटल गेन पे नहीं मिलता है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में अशोक जी वो कवर हो जाएगी। 87A रिबेट के लिए वो कवर नहीं होगी। आपको पता होगा ओल्ड रिजीम में 87A का रिबेट 5 लाख इनकम तक का है, तो आप देख लीजिए 87A में नहीं जाएगा, पर बेसिक एग्जेम्पशन में आप उसको काउंट कर सकते हैं। हालांकि फिर भी कंफ्यूजन हो तो एक बार सवाल पूरी तरह से लिख के और मेल करिएगा तो हम लोग और डिटेल में इसका जवाब दे सकेंगे। लेकिन जितना आपने पूछा और जितना समझ में मुझे लग रहा है नहीं, इनका क्लियर था, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आपने बोनस सवाल ये पूछ लिया, आगे भी कोई दिक्कत हो तो हमारे साथ जुड़िएगा। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज आपसे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। बजट आया गया, लेकिन एक बात जो लोग भूल गए कि बजट ने बहुत सारे लोगों को एक बड़ी राहत दी गई। इनकम टैक्स की राहत नहीं है, TDS की राहत है, जिससे बहुत लोग परेशान होते थे। अब TDS में राहत क्या है, आपके लिए कितने फायदे की बात है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। और कोहली साहब बता रहे थे कि इस बार बजट में क्या हुआ कि लोग 12 लाख से इतने खुश हो गए ना कि बाकी खुशी को भूल गए। उनको पता ही नहीं होगा 12 लाख के अलावा भी कुछ खुशी मिली है। तो एक ऐसे ही खुशी मिली है 12 लाख से अलावा, वो है TDS को लेकर के। जी हाँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो होता है, जिसमें आप कभी फिक्स डिपॉजिट हुआ तो वहाँ पे आपको TDS कट जाता है, फिर बाद में आपको लेना पड़ता है। ऐसे कई सारे मोर्चे पे आपको TDS देना पड़ता है। उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया। बदलाव इस तरह से किया गया है कि आप लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ये मैं कोहली साहब से समझता हूँ। कोहली साहब, ये किस तरह की राहत मिल रही है? आपने 12 लाख कहा ना लक्ष्मण, तो एक और 12 लाख भी है। एक और 12 लाख। ये 12 लाख और किस्म का है। तो हमारे जो माननीय वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन, उनके ऊपर जब उनके बैंकों में ज़्यादातर आपको पता बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, वहाँ से अपना गुजारा चलाते हैं, बुढ़ापे की लाठी है, तो उनका जो इंटरेस्ट आता था उस पर 50,000 तक के इंटरेस्ट के ऊपर TDS कट जाता था। अब बहुत सारे लोग टैक्सेबल नहीं होते थे, तो उनको रिटर्न फाइल कर करके सिर्फ इसी वजह से रिटर्न फाइल करती थी कि रिफंड लेना है। अब वो लिमिट बढ़ के 1 लाख हो गई है। अब मेरे से बहुत सारे, मैंने 12 लाख का कनेक्शन किया, बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक को पूछते थे कि भैया कितने तक की हम FD कराएं कि हमारे ऊपर TDS ना आए, तो वो भी फिगर 12 लाख ही आई। मैं आपको बता रहा था कि 12 लाख का कनेक्शन दूसरा कहां पर है, तो अप्रोक्सीमेटली 12 लाख रुपए तक अगर आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो अब आपके ऊपर TDS नहीं कटेगा, यानी कि आप रिटर्न फाइलिंग से बच सकते हैं। और नॉन सीनियर सिटीजन, बिल्कुल वही पूछ रहा था कि सीनियर सिटीजन को बता दिया था, हम लोग जैसे लोगों का क्या है? बिल्कुल 40,000 रुपए वो सीमा थी जब नॉन सीनियर सिटीजन के ऊपर उसके नीचे पे TDS नहीं कटता था। नॉन सीनियर सिटीजन जी, नॉन सीनियर। अब उस लिमिट को भी बढ़ा के 50,000 कर दिया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि कितने तक की FD में बैंक में कराऊं कि उस FD पर TDS ना कटे। तो हमारी कैलकुलेशन, क्योंकि अलग अलग बैंकों के रेट्स अलग अलग होते हैं, टेन्योर अलग अलग होते हैं, कोई 6 महीने कराता है, कोई 7.5 लाख एक औसतन नंबर आ रहा है कि इतने तक की अब आप FD कराएंगे तो उसके ऊपर आपका TDS नहीं बनेगा। तो ये एक बड़ी राहत है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको खाली इस वजह से रिटर्न फाइल करनी पड़ती थी क्योंकि उनका टैक्स कट चुका। एक और कैटेगरी होती थी, मुझे याद है आपने कई बार डिस्कस भी किया कि जो नॉन फाइलर्स होते थे उनको TDS दुगुना देना पड़ता था। बहुत बड़ा ये चीज लोगों की नजर से निकल गई, क्योंकि हमने कई बार डिस्कस भी किया, अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते और कहीं से आपकी इनकम आ रही है, पेमेंट आ रही है, और वो आपसे पूछता है आप अपना पैन नंबर दीजिए। अब आपके पास तो पैन नंबर है नहीं, क्योंकि आप तो रिटर्न ही नहीं फाइल करते। तो जैसे ही आप पैन नंबर देने को मना करते थे, आपका TDS डबल हो जाता था। 5% कटना है तो 10%, 10% कटना है तो 20%, 2% कटना है तो 4%। अब ये जो प्रोविजन था इसको हटा लिया गया है, यानी कि अगर आप रिटर्न नहीं भी फाइल करते हैं और आपका कहीं से TDS आ रहा है तो आपके ऊपर ये डबल वाली पेनल्टी नहीं लगेगी। ये भी बहुत बड़ी बात है। एक और जब TDS की बात चली तो मुझे याद है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच दे रही थी, तो जो लोग पैसा बाहर भेजते हैं उनके TDS में कुछ नियम बदलाव किया। जी हाँ, उसमें TCS है, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स। आपको याद होगा कि 7 लाख रुपए तक की रेमिटेंस पर TCS नहीं था। और अलग अलग रेट पे भी कई दफे आपको याद होगा 20% तक की बात हुई, अलग अलग किस्म से इसमें अमेंडमेंट्स भी किए गए। ये जब का था जब 70 रुपए का डॉलर होता था तो $10,000 एक मान के उसको 7 लाख के बराबर किया हुआ था। ये लिमिट भी अब बढ़ के 10 लाख रुपए हो गए, यानी कि अगर आप भारत से बाहर पैसा भेज रहे हैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत, LRS जिसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक भारतीय $2.5 लाख प्रत्येक वर्ष भेज सकता है। अब आप 10 लाख रुपए तक बिना TCS के, होता क्या था लक्ष्मण, इस TCS से बहुत सारा पैसा फंस जाता था। आप सोचिए ना, अगर मैंने 8 लाख रुपए भेजा तो मेरा 1,60,000 रुपए 20% TCS है तो वहां फंस गया। ये बात और है, मैं रिटर्न फाइल करके उसका क्रेडिट ले लूंगा, पर मेरा पैसा तो ब्लॉक हो गया। अब आपको 10 लाख रुपए तक की ये राहत है, आप पैसा भेजिए, कोई TCS आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस बात का ख्याल है कि बहुत बड़ी राहत यहाँ भी मिली हुई है, जिसको हम लोग भूल गए थे या फिर इग्नोर कर गए थे। तो इसको ध्यान रखिएगा तो और आपको दोगुनी खुशी यहाँ पे मिलेगी। ये चलते हैं वापस से अपने कॉलर के पास जो भोपाल से जुड़े हुए नरेंद्र सिंह साहब। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। बताएं क्या सर, हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम IMA टैक्स पेयर, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और आपका एग्रीकल्चर भी है, 1.5 हेक्टेयर जमीन है, उससे गांव से पैसा आता है लगभग 40,000। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो माफ है, पर एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन के अंतर्गत लक्ष्मण वो आना चाहिए। और अगर आपको कैसे देखते हैं, अगर आपकी वो लैंड 10,000 या 1 लाख पॉपुलेशन के बीच में ऐसी जगह पे लोकेटेड है और 2 किलोमीटर आप किसी म्युनिसिपल लिमिट से
अंदर हैं तो आपको एक तरफ रखिए। अगर आप 1 लाख से 10 लाख तक हैं तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख से ऊपर की आबादी है उस जगह की और उस म्युनिसिपल लिमिट की, और आप उसमें 8 किलोमीटर के उसमें दायरे में हैं, तो पहले तो आप ये देखिए कि वो एग्रीकल्चर लैंड होता भी है कि नहीं होता इस कैटेगरी के हिसाब से। अगर आप इन म्युनिसिपल लिमिट से बाहर हैं तो फिर नरेंद्र जी पूरी तरह से ये माफ होगा। हाँ, एक ज़रूरी बात लक्ष्मण जो कि हम कम लोग जानते हैं, एग्रीकल्चर इनकम भले ही आपकी हो और आपकी बाकी सोर्सेस से भी इनकम है, तो रेट पर्पसेस के लिए आपको एग्रीकल्चर इनकम जोड़नी पड़ेगी। उस पर टैक्स नहीं लगेगा पर रेट पर्पसेस के लिए जोड़नी पड़ेगी। नरेंद्र जी ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको 2 चीज़ें देखनी है आपने, पहला आपने म्युनिसिपल लिमिट्स देखनी है कि एग्रीकल्चर लैंड है भी कि नहीं, दूसरा रेट पर्पस, क्योंकि आपने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं ये, तो लाजमी बात है इनकी बाकी की इनकम भी है, तो इस 40,000 रुपए को आप रेट पर्पसेस के लिए भी कंसिडर जरूर करिएगा। एक और सवाल छोटा सा मैं पूछना चाहूंगा, जो रेट पर्पस से जोड़ने का मतलब क्या हुआ? रेट पर्पस से जोड़ने का मतलब ये होता है कि पहले आप अपने इनकम पर टैक्स निकाल, चले आपने तो फॉर्मूला पूछ लिया, तो पहले आप बिना एग्रीकल्चर इनकम के निकालेंगे कितना टैक्स आता है, फिर आप एग्रीकल्चर इनकम जोड़ के निकालेंगे कितना टैक्स आता है, उन दोनों के टैक्स के डिफरेंस को आपको देखना पड़ेगा, उन दोनों के टैक्स के डिफरेंस को क्रेडिट लेके तब आप अपना टैक्स जमा करेंगे। अच्छा, उस पर देना तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं, देना नहीं पड़ेगा, पर रेट पर्पसेस के लिए किसी दिन ऐसा करेंगे ना लक्ष्मण, हम एग्रीकल्चर इनकम पे कैसे कैलकुलेट किया जाता है रेट पर्पस का पूरा डिटेल्ड फॉर्मूला एक दिन डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एक हम लोग एक सवाल फटाफट ले लेते हैं दीपक जी से। दीपक कार्णिक जी जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू मेरे क्वेश्चन को लेने के लिए। मैं एचयूएफ के बारे में मेरा 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरा एचयूएफ 30 इयर्स ओल्ड है, उसमें मैं था, मेरी वाइफ थी और मेरी डॉटर हु इज नॉट मैरिड, और मेरी वाइफ 6 साल पहले गुजर गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो एचयूएफ कंटिन्यू हो सकता है क्या ओनली विथ माय डॉटर? हालांकि सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपको कुछ ना हो, भगवान ऐसा क्यों करे कुछ हो, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, लेकिन चूंकि नियम है तो पूछना चाहते हैं। बिल्कुल दीपक जी, देखिए एचयूएफ कंटिन्यू रहेगा, आपकी डॉटर को पार्टनर उसको बनी रहेंगी और एचयूएफ आपका बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। एचयूएफ के जो बेनिफिट्स हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बल्कि अगर एचयूएफ से कुछ पैसा आप अपनी डॉटर को ट्रांसफर भी करते हैं तो सेक्शन 56(2)(10) में वो माफ भी होता है एज ए गिफ्ट, जो रिलेटिव्स को गिफ्ट होता है, तो बाकायदा आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दीपक जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और सेकंड, मैं अपनी डॉटर को इंटरेस्ट फ्री लोन विदाउट रिपेमेंट शेड्यूल दे सकता हूँ? जी बिल्कुल दे सकते हैं आप। चलिए, दोनों ही मोर्चे पे आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। समीर कुमार महापात्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल फटाफट ले लेते हैं। समीर जी क्या सवाल आपके पास? सर मेरा सवाल है, हमारा एक्चुअली 26 में जो पहला 21-22 फाइनेंशियल ईयर का हम रिटर्न भर के उसका मुझे आ गया, 700 हो गया उसका, लेकिन हमारा एम्प्लॉयर जो है कुछ रॉन्ग इनकम एक्चुअली भरा था जिसमें ज्यादा इनकम था, हम उसको मैचिंग करने के लिए हम अपना भर थे। वी आर गोइंग इनटू डिटेल। अभी जो है मींस यही क्या है जो लोअर में हमारा इनकम हुआ है, तो अभी हम टैक्स रिफंड कैसे ले पाएंगे? मैं चलिए टीडी जगह होगी क्या करे? अभी मेरा सवाल है कि हम उसको ठीक है, आपके सवाल को समझ गए। हालांकि ऑडियो में कुछ दिक्कत है, लेकिन आपके सवाल थोड़ा सा ऑडियो बीच में इनका ड्रॉप हो रहा था, पर मैं जल्दी से बता देता हूं। अगर पुराने साल का रिफंड है, आप उसको पहली बात तो सेक्शन 154 में आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं। इनका हुआ ये लक्ष्मण के थोड़ा सा इनकम इनकी कम बन रही है, उसने ज्यादा दिखा दी है, या आप 119(2) के अंतर्गत अपने प्रिंसिपल कमिश्नर को एक लेटर लिख सकते हैं। वो आपको स्पेशल परमिशन देंगे उस साल की रिटर्न फाइल करने की, जिसके माध्यम से आप फिर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 119(2) या फिर आप 154 में रेक्टिफिकेशन समीर अप्लाई कर सकते हैं। हमें खेद है इस बात का कि आपके साथ ऐसा हुआ है। चलिए, तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, और सभी सवालों का जवाब देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब। और आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे। और जैसा कि बार बार मैं कहता हूं, सवाल लिखिए तो अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखिए, ताकि ऐसे ही हम कोहली साहब या फिर हमारे दूसरे जो टैक्स एक्सपर्ट हैं उनसे आपको सीधे रूबरू करा सकूँ और आपके हर कन्फ्यूजन को वहीं का वहीं हाथ का हाथ दूर कर सकूँ। तो सवाल भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर। और टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।